हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज जो आपके सामने टॉपिक आया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपवाह तंत्र। यहाँ से आपके पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पेपर चाहे कितना आयोग टफ बनाए या सिंपल बनाए, इसका मैं एक प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से आपके पेपर में कितनी बार या जो अभी रिसेंट में पेपर हुआ था आयोग ने लिया था उसमें कैसा क्वेश्चन बना हुआ था। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर जो अभी 2024 का आपका प्री हुआ था यही क्वेश्चन था। आप ये कह सकते हैं कि पेपर ये जो क्वेश्चन आया था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, टफ एकदम नहीं क्वेश्चन था। और इसको एक बार हमने करवाया भी था। ये जो आपका नोट्स बनाया गया है जो टेलीग्राम पे पड़ा है वहाँ पे करवाया गया था। अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मेरे ही नोट से आया है, जो भी टीचर ये आपका टॉपिक पढ़ाया होगा यहाँ पर गंगा ये सॉरी जो आपका नदियों से रिलेटेड टॉपिक है वहाँ पर ये तो पढ़ाया ही जाता है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग सभी टीचर पढ़ाए होंगे। तो मैं ये सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन बनता है। एक बार अगर बढ़िया से ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर आपको मिल जाता है। और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। जब भी दक्षिण भारत की जो नदियाँ होती है वहाँ से जब थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है वहाँ का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ माना जाता है और लगभग आपका सिंपल ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका ये टॉपिक है, ये घटना चक्र जो आपका दिया गया है, ये घटना चक्र को हम डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। तो डायग्राम के फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो सके। मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा। हर एक चीज़ आपको ट्रिक के साथ अच्छे तरीके से मैप के साथ समझा दूंगा। कभी भी आपका यहाँ से क्वेश्चन आएगा तब आप कर लेंगे। तो चलते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ये सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से वीडियो है। ये सबका हम पीडीएफ टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए हैं, वीडियो में प्रोवाइड कर दिया हूँ। सिर्फ यहाँ पर मैं आपको रिवीजन करवाता हूँ। जो आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसका पूरा लगभग रिवीजन हमने करवा दिया है। प्लेलिस्ट बना है आर ओ रिवीजन वीडियो, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं। पहले हम यहाँ पर देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र में यहाँ एक वर्ड लिखा गया है पूर्ववर्ती। अब काफ़ी बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, पूर्ववर्ती मतलब जो पूर्व की ओर नदी बहती है। ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ लिखा गया पूर्ववर्ती अपवाह, इसका मतलब क्या होता है, हिमालय के बनने से पहले जो नदियाँ बहती थी उनको पूर्ववर्ती अपवाह कहते थे। जैसे हिमालय के बनने से पहले कौन सी नदी बहती थी, सिंधु नदी आपकी बहती थी, आपका सतलज नदी बहती थी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्थान के क्रम में निरंतर अपना कार्य करती रही। वो इस प्रकार की कौन सी नदी है, सिंधु नदी है, सतलज नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये याद रख लेंगे। पूर्ववर्ती नदी इसका मतलब ये नहीं कि जो नदी इस साइड बहती है, ये नहीं होता है, ये याद रख लेंगे। ठीक है। तो हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर जो सिंधु लिखा गया है या सतलज लिखा गया है, ये पूर्व में थोड़ी बढ़ रही है, ये तो इधर वेस्ट में जा रही है। ठीक है, वेस्ट से होते हुए ये दक्षिण में चली जाती है। तो पूर्ववर्ती कैसे हुआ, तीसरी याद रख लेंगे। पूर्ववर्ती मतलब हिमालय के उत्थान से पहले जो नदियाँ का निर्माण हुआ है उनको पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण नदियाँ कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हम पढ़ेंगे गंगा नदी। जो गंगा है जिसको भागीरथी के नाम से जाता है, भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सिंपल ही है, ये याद रख लेंगे, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, गंगोत्री हिमालय से इसका उद्गम होता है, ये याद रख लेंगे। गंगोत्री हिमालय के जो गोमुख से होता है, तो याद रख लेंगे गंगोत्री हिमालय के गोमुख से इसका उद्गम होता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा गया है, टिहरी में इसे भीलांगना और देवप्रयाग में इसको अलकनंदा का संयुक्त रूप गंगा कहते हैं। तो देवप्रयाग में जो अलकनंदा, अभी हम बताएंगे मैप के साथ कि कहाँ पर ये अलकनंदा, कहाँ पर भीलांगना, ये सब अभी आपको हम मैप में दिखा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहीं से इस बार यूपीपीसीएस प्री 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो टिहरी में इसमें भीलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा का संयुक्त रूप गंगा है। अभी हम दिखाते हैं तब फिर आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखिए जो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, भागीरथी, जो भागीरथी नदी है गंगोत्री हिमालय से ना,
ये देखिए गंगा इधर से निकल रही है, गंगोत्री हिमालय से, गोमुख से। अब देखिए देवप्रयाग में ये क्या, ये पूरा जो ये नदी आ रही है, ये देखिए ये वाली नदी, ये अलकनंदा है। तो अलकनंदा और ये भागीरथी यहाँ से मिलकर क्या बनाती हैं, गंगा बनाती है, यही कह रहा है। अब यहाँ पर ये भी याद रख लेंगे कहाँ पर विष्णु प्रयाग होता है, कहाँ पर नंद प्रयाग होता है। अब देखिए ये वाला देखिए यहाँ पर धौली गंगा है, ठीक है, धौली गंगा और ये जो आपका अलकनंदा, धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ मिलते हैं उसको विष्णु प्रयाग बोला जाता है। तो यही बोला गया है। देखिए अलकनंदा हर जगह आएगा, आपको अलकनंदा नहीं याद करना है, आपको ये याद रखना है धौली गंगा और विष्णु प्रयाग याद रखना है बस। अब देखिए यहाँ पर जब धौली गंगा जहाँ पे आ गया तो वहाँ पर विष्णु प्रयाग आ गया, और जहाँ पर ये नंद प्रयाग होता है वहाँ पर कौन सा आ जाता है, तो देखिए अलकनंदा यहाँ जा रही है तो अलकनंदा यहाँ पर देखिए नंद प्रयाग, अलकनंदर और नंदाकिनी जो नदी है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी यहाँ पर, ये देखिए नंदाकिनी ये नदी है तो नंदाकिनी नदी जा रही है। फिर पिंडार नदी, तो वहाँ पर कर्ण प्रयाग हो जाता है, पिंडार में क्या होता है, कर्ण प्रयाग, और जहाँ पर मंदाकिनी हो जाता है वहाँ पर रुद्र प्रयाग हो जाता है। तो आपको यही पढ़ना है, जहाँ विष्णु प्रयाग होगा वहाँ धौली गंगा आप पढ़ेंगे, अलकनंदा तो पढ़ते ही जाएंगे, अलकनंदा में कुछ नहीं, विष्णु में धौली पढ़ेंगे, नंद में नंदाकिनी पढ़ेंगे, ये तो पता ही होगा, नंद लिखा गया है, नंदाकिनी, नंद नंद ये दोनों एक ही है। अब देखिए कर्ण क्या करेंगे, पिंडार, याद रखेंगे कर्ण का पिंडार गंगा, तो कर्ण प्रयाग में पिंडार गंगा। और रुद्र है क्या है, रुद्र मंदाकिनी, तो याद रखेंगे रुद्र मतलब क्या होता है, बहुत, जैसे रुद्र रूप रख लेते हैं, कहते नहीं भगवान भोलेनाथ क्या होते हैं, रुद्र रूप रख लेते हैं। तो रुद्र मतलब बहुत तेज होता है, और मंद्र मतलब मंदाकिनी, मंद्र मतलब धीरे धीरे। तो रुद्र और मंद्र ऐसे याद कर लीजिए, कभी भी भूलेंगे कि रुद्र और मंद्र तो यही याद रख लेंगे, जब रुद्र मतलब तेज, मंद मतलब धीरे, ऐसे याद कर लीजिए। देवप्रयाग में भागीरथी याद रख लेंगे। अब यही क्वेश्चन आपके पेपर में यही पूछा गया था, अगर आपको पता होगा कि रुद्र, रुद्र मतलब तेज, मंदाकिनी मतलब मंदाकिनी यहाँ पर है, तो बी का आपका चौथा, तो देखिए बी का सिर्फ चौथा कहाँ दिया था, यही दिया था। एक ट्रिक से आपका ये क्वेश्चन हल हो गया। वैसे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर लिए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल ही आया था, टफ नहीं था। जो भी आपसे रिलेटेड नदियों से क्वेश्चन पूछा गया था वो टफ नहीं था, सिंपल ही था। अब यहाँ पर देखते हैं, आगे देखते हैं क्या, गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। गंगा कहाँ पर मैदानी भागों में प्रवेश करता है, तो हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करता है। गंगा झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर में, अब देखिए झारखंड ये स्टेट है, वहीं पर राजमहल पहाड़ी है, तो ये मान लीजिए राजमहल ये पहाड़ी है। अब इसका जो उत्तर में क्या होता है, गंगा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होते हुए पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में, यहाँ जान लीजिए पश्चिम बंगाल है, यहाँ फरक्का है, तो इसी स्थान पर ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब इसी मैप के साथ हम यहाँ पर आपको बताएंगे कैसे यहाँ पर आपका होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, जो आपका ये आपका आ रहा गंगा नदी आ रही है, जैसे ही यह कहाँ पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, जब असम के बाद जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना हो जाता है। तो ये जब दोनों मिलती हैं, पद्मा मिल जाती है और ये जमुना मिल जाती है, तो ये आगे चलकर क्या बनाती है, मेघना बनाती है, और फिर मेघना से ही क्या बन जाता है, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा बन जाता है। तो गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो पद्मा, ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना, पद्मा और जमुना मिलकर मेघना बनती है, मेघना से क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा। यहाँ देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा हुगली और मेघना नदियों के बीच माना जाता है। इधर एक नदी है हुगली नदी, ठीक, ये भी गंगा के ही रूप है, ठीक है, एक ट्रिब्यूटरी है, मतलब गंगा से ही कटी है। तो हुगली नदी और ये पूरा जो मेघना नदी है, इसी के बीच में क्या होता है, आपका सुंदरबन डेल्टा बनता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्या है, हुगली मेघना नदियों के बीच बनता है। तो हुगली और मेघना नदियों के बीच कौन सा बनता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये याद रखेंगे। चलते हैं अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखिए अलकनंदा नदी देखते हैं।
अलकनंदा नदी यहाँ पर कहाँ पे हम देखेंगे, अलकनंदा नदी के बारे में हम यहाँ पर ये वाला देखेंगे। अलकनंदा ये नदी है जो आपका ये वाला यहाँ से प्रवेश कर रही है। ये चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल जिलों से होकर बहती है। चमोली जिले में नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में से एक बद्रीनाथ में स्थापित है। तो यही जो बद्रीनाथ है यहाँ पीठ है एक, यहीं से ये निकल रही है। अब देखिए यहाँ पर केदारनाथ, ठीक है, केदारनाथ यहाँ पर है। और ये जो आपका मंदाकिनी है, देखिए मंदाकिनी है, जो मंदाकिनी कहाँ से निकल रही, केदारनाथ से। अलकनंदा कहाँ, बद्रीनाथ से। तो ये भी याद रखेंगे, मंदाकिनी कहाँ से, ये केदारनाथ से। तो याद रखिए मंदाकिनी नदी केदारनाथ से ये निकलती है। तो मंदाकिनी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। तो मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, चोराबाड़ी ताल से निकलती है। और ये जो अलकनंदा नदी है और ये मंदाकिनी है, ये कहाँ पर मिल जाती हैं, तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है। तो रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी जो होती है, जो मंदाकिनी कहाँ से निकल रही है, ये देखिए मंदाकिनी आपका केदारनाथ से, यहाँ से चोराबाड़ी यहाँ नहीं है, ये आपका यहाँ पर, ठीक है, मंदाकिनी यहाँ, हाँ मंदाकिनी चोराबाड़ी ताल से निकलती है। और ये अलकनंदा जो है यहाँ से, जो अलकनंदा बद्रीनाथ की इधर से है ना, अलकनंदा चमोली, टिहरी, पौड़ी, गढ़वाल से निकलती है। तो ये दोनों रुद्रप्रयाग में मिलती हैं और मंदाकिनी अलकनंदा में मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या बनता है, जब अलकनंदा और मंदाकिनी मिलता है तो रुद्रप्रयाग बनता है। तो ये तो हमने बताया है। केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर अवस्थित है। तो कब पूछा जाएगा कि केदारनाथ किसके तट पर अवस्थित है, तो केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियाँ गंगा में मिलती हैं। तो कौन कौन से गंगा में मिलती हैं हिमालय से निकलने वाली, जैसे राम गंगा मिलती है, शारदा मिलती है जिसको आगे चल के सरयू भी बोलते हैं, घाघरा जिसको गंडक भी बोलते हैं ये भी मिलती है, कोसी भी मिलती है, और यमुना आपका मिलती है। तो यमुना सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये महत्वपूर्ण नदियां हैं जो गंगा में मिल जाती हैं। अब इनका सीक्वेंस भी देख लेंगे आप कैसे कैसे मिलती है। जैसे यहाँ पर क्या है, राम गंगा, तो राम गंगा पहले मिल रही है, फिर शारदा मिलती है। तो सीक्वेंस पूछ सकता है कौन कौन सा मिल रहा है, तो राम गंगा पहले, फिर शारदा जिसको घाघरा भी बोलते हैं, सरयू भी, फिर गंडक मिल रहा है, गंडक के बाद कोसी, फिर महानंदा। तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे फिर इधर कौन सी नदी आती है, यमुना नदी इधर आके कहाँ पर, ये आपका मिल जा रही है कहाँ पे, प्रयागराज में। फिर इधर जाके कैमूर श्रेणी यमुना और सोन के मध्य विभाजक का कार्य करती है। तो ये जो आपका कैमूर श्रेणी है, ये कैमूर श्रेणी है जो ऐसे बना, ये पहाड़ बना है, तो ये पहाड़ बना है, कैमूर श्रेणी है। तो ये इधर कौन सी नदी बह रही है, इधर ये अमरकंटक से होते हुए कौन सी नदी जा रही है, सोन नदी। तो सोन नदी ये है और इधर यमुना नदी है। इन्हीं मतलब ये पहाड़ी है जो आपका ये, इसके उस साइड में कौन सी नदी बह रही है, उत्तर में यमुना नदी, और इसी पहाड़ी की इस साइड में कौन सी नदी बह रही है, इधर बह रही है सोन नदी। तो ये जब मान लीजिए ऐसे है तो मतलब कह सकते हैं कि पूरब में वो आपका, पश्चिम में यमुना है, पूरब में सोन नदी, ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ऐसे नहीं है, तो ऐसे नहीं है, ऐसे तिरछा है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये याद रखिए, इधर यमुना नदी बहती है, इधर सोन नदी कैमूर श्रेणी के बीच में मतलब किनारे किनारे। दामोदर भी नदी यहाँ पे जाके मिल रही है, ये हुगली नदी, हुगली और ये मेघना के बीच में ही तो बनती है, याद रखेंगे, डेल्टा। अब यहाँ देखिए यमुना नदी देखते हैं। यमुना नदी में यही कई बार पूछा गया है, पश्चिम से पूर्व, देखिए यूपीपीसीएस 2020 का क्वेश्चन है। यमुना नदी हिमालय के यमुनेत्री हिमानी से निकलती है। यह सतत वाहिनी नदी है, गंगा के दाहिने किनारे समांतर बहती है और तथा प्रयागराज में मिल जाती है। अब देखिए यहाँ पर तो गंगा तो इधर आके प्रयागराज में मिल ही रही है, लेकिन गंगा यमुना से, मतलब जब यमुना गंगा से मिलती है उससे पहले भी यमुना में कई नदियाँ मिलती हैं। तो कौन कौन सी, ये सीक्वेंस याद रखिएगा। चंबल पहले मिलेगी, फिर सिंध मिलेगी, फिर बेतवा मिलेगी, फिर केन मिलेगी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये नदियाँ कहाँ पर, यहाँ पर मिल जाती है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये नदी कहाँ पर है, यमुना में मिल जाती है, यमुना के। अब देखिए यहाँ पर हम शारदा नदी, शारदा नदी नेपाल, जो नेपाल हिमालय है,
तो ये इसमें नेपाल हिमालय में मिलाम हिमानी से, मिलाम ग्लेशियर जो है उससे निकलती है। तो शारदा कहाँ से निकलती है? मिलाम ग्लेशियर से। प्रारंभ में इसको क्या कहते थे? गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी को गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली नदी के नाम से कहते हैं। तो भारत और नेपाल की सीमा पर इसे क्या, किस नदी से? काली नदी के नाम से उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में या घाघरा में मिल जाती है, फिर घाघरा बन जाती है। कोसी नदी की देख लेते हैं। देखिए, पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है। तो पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है, ये वर्ड याद रख लेंगे। अब देखिए हम कोसी नदी की बात करते हैं। नेपाल हिमालय से निकलकर प्रायः गंगा में मिल जाती है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से। प्रायः मार्ग बदलने के कारण इसे भीषण बाढ़ आ जाती है। जैसे आदमी सो रहा है, सुबह पानी इधर आ रहा है, शाम को इधर चला जा रहा है, या रात में इधर जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा मार्ग बदलता है। क्यों मार्ग बदलता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा गाद लाता है ये, जिससे गाद का पानी का इधर उधर फैल जाता है। इसी कारण इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। आज तक बिहार में इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हमेशा बाढ़ आती है और बहुत ज़्यादा जनधन की नुकसान होता है यहाँ पर। ठीक है, गंडक नदी देखते हैं। गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलकर सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? सोनपुर में गंगा से गंडक नदी मिलती है, याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। यूपी ARO 2021 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है कि नहीं। तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर जो है वहाँ से पानी, त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है? गंडक नदी में। तो गंडक के बारे में अगर इतना ही अगर आप याद रख लेंगे तो आपको हो जाएगा कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है? सोनपुर में गंगा से मिल जाती है, नेपाल हिमालय से निकलती है और सोनपुर में गंगा से मिल जाती है। यह उत्तर प्रदेश में नहीं प्रवाहित होती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी में पानी आता है। तो त्रिवेणी नहर में पानी कहाँ से आता है? गंडक नदी से। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य के पौड़ी गढ़वाल में स्थित दूधा टोली श्रेणी से हुआ है। देखिए, कुछ चीज़ें हम ऐसा बताते हैं जो कि आप बहुत रेयर केस में पढ़े होंगे, लेकिन मैं उसको बता देता हूँ ताकि आपके पेपर में वो आए, आप कर दें। तो यहाँ पर क्या है? दूधा टोली श्रेणी से इस रामगंगा श्रेणी का उद्गम होता है। सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट सोन नदी है। अमरकंटक के पठार से सोन नदी का उद्गम होता है। सोन गंगा के दक्षिण तट पर के दाहिने की तट की मुख्य सहायिका है। तो याद रख लेंगे, सोन क्या है? गंगा के दक्षिणी तट दाहिने तट की मुख्य सहायिका है, ये याद रखेंगे। सोन नदी गंगा, जैसे गंगा ये बह रही है तो ये इसका, गंगा जब इस साइड बह रही तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। ठीक है, तो इसी साइड ऐसे जाके मिल जाती है। तो याद रख लेंगे कहाँ पर? सोन नदी पटना में मिलती है। यह उत्तर में प्रवाहित होती है या पटना के निकट सोनपुर में गंगा से ये मिल जाती है। उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इस फॉर्मेट में क्यों पढ़ाता हूँ, ये हैंड रिटन फॉर्मेट में, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप प्रिंटेड नोट्स पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी याद नहीं होता है। याद भी हो जाता है लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर प्रिंटेड नोट आप ये हैंड रिटन नोट्स आप पढ़ लेते हैं, बहुत जल्दी आपको याद हो जाता है। ठीक है, मतलब बहुत एक मतलब आधे घंटे में तो आप पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर सकते हैं। इसी चैप्टर को 3-4 दिन MCQ के फॉर्म में करवाया जाता है, लेकिन आपको हम आधे घंटे में लगभग पूरा ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, तो रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट होता है, आपका टाइम बचता है इससे। ठीक है, अभी इसका लोग ये MCQ के फॉर्म में करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं। अब यहाँ पर दामोदर नदी देखते हैं। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व मिल जाती है। तो दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पहले पूर्व में यह मिल जाती है। तो दामोदर कहाँ मिलती है? तो दामोदर हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर हमने दिखाया था, देखिए दामोदर नदी हुगली जा रही है तो ये जाकर यहाँ से मिल जाती है। अब यहाँ पर क्या है?
दामोदर नदी में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण इसको बंगाल का शोक कहते हैं। जैसे कोसी को बिहार का बंगाल में इसका शोक कहा जाता है। अब देखिए चंबल नदी। चंबल नदी सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए सहायक नदी कौन सी है? शिप्रा नदी आपकी जो चंबल की सहायक नदी है, काली सिंध आपकी सहायक नदी है, पार्वती आपकी सहायक नदी है, बनास नदी। तो चंबल की सहायक नदी याद रख लेंगे। ऐसे नदियाँ आपको पूछता है जब थोड़ा सा टफ पेपर बनाएगा तो इसी प्रकार की नदियाँ पूछेगा जो आपको कम पता रहेंगी। शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास ये चंबल की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। तो मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। यह उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर कोटा राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण करती है। तो जो कोटा है इसी चंबल नदी के किनारे पर ही स्थित है। यह नदी राजस्थान के सवाई माधोपुर और धौल से होती हुई अंत में यमुना से मिल जाती है। अगर आपको अच्छा लग रहा होगा ये पढ़ाना हमारा, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, यही आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी के बारे में हम देखते हैं। गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल फुल्लर झील या जिला पीलीभीत से होता है। तो जो फुल्लर झील है ये ऐसी नदी है जो मैदानी भागों से निकलती है। तो ऐसा पूछा जाता है कि एकमात्र नदी जो है जिसका उद्गम कहाँ से होता है? मैदानी भागों में होता है और वह गंगा में मिल जाती है। यह नदी गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। और सभी का उद्गम कहाँ से होता है? सभी का उद्गम पहाड़ों से होता है। ठीक है, लेकिन जो ये आपका गोमती नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम आपका मैदानी क्षेत्र में, कहाँ? फुल्लर झील है, यहीं से इसका उद्गम होता है। तो ये याद रख लेंगे। जिला पीलीभीत। गोमती नदी के किनारे आपका लखनऊ भी बसा है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा के जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह से कितनी है? 6000 मीटर तक। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखिए गंगा की फैक्ट है ये, गंगा की जलोढ़ मृदा, क्योंकि जो गंगा नदी आ रही है इसमें बहुत से गाद आते हैं। तो वो गाद देखिए पहले जब गंगा शुरू में बनी होगी तो इतना गाद जमा होगा, फिर थोड़ा सा और 200-400 साल बिता होगा और इतना हो गया होगा, फिर 1000 साल बिता होगा तो फिर इतना होगा, फिर ऐसे ऐसे क्या होता है बड़ा होता गया, मतलब वो गाद बढ़ता गया। तो अभी गाद की जो वो पूरा ये एरिया हो गया, मतलब ऊपर से नीचे तक कितना हो गया है? लगभग 6000 मीटर तक हो गया है। मतलब 6000 मीटर तक ये गाद ही है। इसीलिए मतलब इस एरिया में क्या होता है थोड़ा भूकंप आने की, क्योंकि सब गादी पे बना है। मतलब ठीक है, मतलब एक ऐसे मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ये नदी बह रही है तो उसी पे घर बना दिए हैं। ठीक है, उसी बालू उलू पे। तो गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबाई है। ये पूछता है, कई बार पूछा गया है कि लंबाई में बताइए। तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है जो सबसे। फिर गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। नर्मदा की लंबाई 1312 किलोमीटर है और महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। तो ये याद रख लेंगे कि गंगा सबसे बड़ी है, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। अब गोदावरी नर्मदा में मत पर कन्फ्यूज होइएगा। गोदावरी 1465 है, नर्मदा में 1312 किलोमीटर है, महानदी 851। अब देखिए बेतवा नदी की बात करते हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत सिंघला समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है ये? रायसेन जिले से निकलती है। अब यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिलों में यमुना नदी से मिल जाती है। ये कहाँ पर बेतवा नदी मिलती है? उत्तर प्रदेश का जो हमीरपुर जिला है वहीं पर हम यमुना से, जो हमीरपुर के होंगे उनको पता होगा कि आपका बेतवा नदी वहीं पर मिल जा रही है। ठीक है, अब देखिए बीपीएससी स्पेशल में ये पूछा गया था, बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो बिहार राज्य के 12 जिले कौन कौन से हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित हैं? उसमें सारण आ जाता है आपका, बक्सर आ जाता है, भोजपुर आ जाता है, पटना आ जाता है, वैशाली आ जाता है, समस्तीपुर, बेगूसराय ये आपका हो गया, भागलपुर हो गया, कटिहार हो गया, लखीसराय हो गया, मुंगेर हुआ, खगड़िया। ये सब कहाँ पर हैं? गंगा नदी के किनारे तट पर अवस्थित हैं। पटना में गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। तो पटना में सबसे ज़्यादा ये लंबी है और कंपेयर में ज़िले में देखा जाए तो। पुनपुन नदी फतुहा के पास आकर गंगा में मिल जाती है। बीपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। जो पुनपुन नदी कहाँ पर?
पुनपुन नदी फतुहा के पास आकर गंगा में मिल जाती है। बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। पुनपुन अजय और जलांगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। तो चाहे पुनपुन नदी देखते हैं, अजय नदी देखते हैं, जलांगी नदी देखते हैं, गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि ये मतलब कहीं ना कहीं से आकर क्या है, ये गंगा में मिलती ही हैं। पुनपुन नदी झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती है। पुनपुन नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? झारखंड बिहार में। अजय नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है और जलांगी नदी पश्चिम बंगाल में प्रवाह होता है। ये याद रख लेंगे। तो ये जो आपका पुनपुन ये सब बता रहे थे, ये याद रख लेंगे कहाँ कहाँ पर ये प्रवाहित होती है। पुनपुन नदी, अजय नदी और जलांगी नदी। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र देखते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र की अगर हम बात करते हैं, तिब्बत से निकलने वाली यारलुंग जांगपो नदी को भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ तिब्बत में यांगरूप जांगबो बोला जाता है, हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र, और ये बांग्लादेश में जमुना के नाम से। यह पश्चिम तिब्बत के आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? आंगसी ग्लेशियर से निकलती है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है। तो याद रखिएगा, जो आपका हिमालय ऐसे है और इसी के समांतर ये बहती हुई ऐसे इधर प्रवेश करती है। तो ये फिर इसके बाद आपका बांग्लादेश में जाके ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू आकार के, मतलब ऐसे जाकर अंग्रेजी के यू आकार, तो यू ऐसे बन गया ना, ऐसे अंग्रेजी के यू आकार ऐसा नहीं बन गया, अंग्रेजी के यू आकार अक्षर सा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। अरुणाचल प्रदेश में कहते होंगे कि दिहांग नदी आ गई है। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है, पहले बताएं। तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी हैं, ये याद रख लेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, आईएएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है कि इसमें पूछ लिया जाता है कौन सा इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है, कौन सी लेफ्ट है। अब देखिए ये जो इस साइड वाला है ये राइट है और ये वाला लेफ्ट है, क्योंकि नदी ऐसे जा रही है। तो इधर राइट हो गया ना और इधर लेफ्ट हो गया। तो इधर देखते हैं, सुबनसिरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये वाला आप याद रख लेंगे। ये तो आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी है जिसको आप सांगपो बोला जा रहा है। तो ये वाला सुबनसिरी ये इधर क्या है, मतलब राइट ट्रिब्यूटरी है। इधर देखिए दिबांग है और लोहित है। लोहित यहाँ पर भूपेन हजारिका पुल बना है। ठीक है, तो लोहित नदी पर ही भूपेन हजारिका पुल बना है, ये याद रखेंगे। इसके बाद ये दिबांग नदी में जाके प्रवेश करती है। बूढ़ी दिहांग भी इसकी सहायक नदी है। धनसिरी नागालैंड से निकलती है, ये भी जाकर यहीं पर मिलती है। कोपली नदी मेघालय के पठार से निकलती है जाके। तो ये आप दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी और कोपली, ये लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। सिर्फ इसमें यही याद कर लीजिए, ज़्यादा कुछ मत याद करिए कौन लेफ्ट है कौन राइट है। सुबनसिरी ऊपर लिखा है, उसके ऊपर मानस देखिए, दिमाग में लगाइए, दिमाग पर जोर लगाइए, सिर्फ ऊपर देखिए क्या लिखा गया, एक बार इसको देख लीजिए। सुबनसिरी ऊपर लिखा गया, उसके इधर मानस लिखा गया, उसके बाद संकोच लिखा गया है, उसके बाद तीस्ता। तीस्ता कहाँ से निकलता है? जेमू ग्लेशियर से निकलती है। तो ये याद रख लेंगे, सुबनसिरी, मानस, संकोच और तीस्ता, ये नदियाँ कौन सी राइट ट्रिब्यूटरी हैं। तो अगर इतना ही याद कर लेंगे तो वहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होंगे, बता देंगे। तो एक बार फिर से पढ़िए, उधर सुबनसिरी है, फिर मानस है, फिर संकोच है, फिर तीस्ता है। इधर कोपली, धनसिरी, बूढ़ी दिहांग, लोहित, दिबांग, ये सब कौन सी है? लेफ्ट है। बस इतना ही आप अगर यहाँ पढ़ लेते हैं तो आपका हो जाता है काम। मानसरोवर झील के बारे में देखते हैं। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास ही स्थित है। तो मानसरोवर झील के अब यहीं पर क्या है, जो ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत की जियालचू पर्वत श्रेणी से निकलकर यह नदी अरुणाचल प्रदेश तथा असम में बहती हुई यह नदी बहती है और यह नदी खून की नदी के नाम से जाना जाता है। तो इस अगर पूछा जाए खून की नदी के नाम से कौन सा जाना जाता है, तो ये लोहित नदी आपका इसी के नाम से जाना। लोहित नदी को क्या बोला जाता है? खून की नदी। सुबनसिरी नदी का उद्गम हिमालय क्षेत्र से होता है या असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ और तिब्बत क्षेत्र में बहती है।
तो याद रखेंगे सुबनसिरी की अगर बात करते हैं तो असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत क्षेत्र में बहती है। बराक नदी बहुत प्रसिद्ध है, बराक नदी, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। यह मणिपुर पहाड़ी से निकलती है बराक नदी। पहले तो यही पूछेगा, कोई भी पूछे कि बराक नदी निकलती कहाँ है तो आप बताएंगे मणिपुर पहाड़ी से निकलती है बराक नदी, ठीक है। तो मणिपुर, अब देखिए ऐसे ही याद रखेगा रॉक और मणि। तो जो मणि होता है वो रॉक ओक में पाया जाता है। तो मिजोरम तथा असम में बहती हुई है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो मिजोरम और असम में बहती हुई बराक नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब देखिए तिब्बत के पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। तिब्बत से पठार से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हैं यांगटीसी नदी, याद रख लेंगे। हांगहो नदी जिसको पीली नदी बोला जाता है, यांगटी एशिया की सबसे बड़ी नदी है। मेकांग नदी दक्षिण में प्रवाहित होती है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। सिंधु नदी याद रख लेंगे, ये भी तिब्बत के पठार से। सतलज नदी आपका तिब्बत के पठार से। साल्वीन नदी दक्षिण में प्रवाहित होती है। तो साल्वीन मेकांग ये दक्षिण में जाती है, प्रवाहित होती है। हांगहो नदी और सिंधु नदी और यांगटीसी नदी ये याद रख लेंगे, जो तिब्बत के पठार के प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है, क्योंकि नदी अपहरण हिमालय नदियों का प्रमुख गुण है। तो ये आपका ये स्टेटमेंट है, पहला ये स्टेटमेंट है, दूसरा नंबर स्टेटमेंट ये है और तीसरा स्टेटमेंट ये है। तो यही अगर पूछा स्टेटमेंट, यही ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये कहाँ से आया हुआ है, आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन सेम था। कहा गया था कि तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी। एकदम पहला स्टेटमेंट आपका एकदम सही है, पहले ये गंगा की सहायक नदी थी, आजकल यह ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। तो दूसरा भी ये सही है, ठीक है, क्योंकि नदी अपहरण हिमालयी नदियों का प्रमुख गुण है। अपहरण नदियों का क्यों होता है, जो गाद उद इतना जम जाता है आके कि ये नदी ऐसे आ रही थी, मान लीजिए ये नदी ऐसे आ रही है, ये जाके इधर बहने लगती है, पता चला इधर कौन सी, इधर मान लीजिए ये इधर कौन सी नदी जा रही है, इधर गंगा नदी ऐसे जा रही है। ये पहले थी यहाँ तो आती प्रवेश करती थी, लेकिन यहाँ पे इतना गाद जम गया तो ये ऐसे इधर मुड़ गई, और इधर ब्रह्मपुत्रा नदी आ रही है, ब्रह्मपुत्रा में मिल गई। बस यही होता है, क्योंकि ऊंचाई से इतना आता है कि वहाँ से बहुत से ज़्यादा जो आपके मिट्टी उट्टी ये सब पत्थर उत्थर कट के ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है। उतना आपका गाद यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं यहाँ उतना जमा नहीं होता जितना वहाँ की ऊपर वाली नदियों से आती हैं। तो बस इतना याद रख लेंगे। तो ये सभी सही है, क्योंकि नदी अपहरण हिमालय नदियों का प्रमुख गुण है। अब हम देखेंगे कौन सा दक्षिण भारत की नदियाँ। यहाँ पर ये भी ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट यहाँ भी लगेगा हम दोनों, ताकि आपको एक वीडियो में सब कुछ नदियाँ मिल जाए। अब यहाँ पर देखते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे बहुत सी नदियाँ जो होती हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इधर जाके गिर रही है। लेकिन कुछ ही नदी होती हैं जिसमें ये आपका ताप्ती आता है, नर्मदा आता है, ये ऐसी नदियाँ हैं जो मेन नदी, और बहुत सी नदियाँ, लेकिन ये जो मेन नदी हैं ये जाके अरब सागर में गिरती हैं। तो महानदी हो गया आपका बंगाल की खाड़ी में गिर रहा है। गोदावरी सबसे बड़ी दक्षिण भारत की नदी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा आपकी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी बंगाल की खाड़ी में। लेकिन नर्मदा हो गया, तापी हो गया, और माही जो नदी होती है, माही इधर नदी है, ठीक है, माही नदी राजस्थान में नदी, ये अरब सागर में गिरती है। ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती हैं। तो ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती हैं ये आपका नर्मदा। और डेल्टा का निर्माण कौन करती है, जो इस साइड बनता है यहाँ डेल्टा बनता है, और ये क्या है ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी बनती है। तो एस्चुरी इधर बनता है, डेल्टा इधर बनता है, दोनों याद रखेंगे किधर एस्चुरी बनता है किधर डेल्टा बनता है। अब देखिए हम पहले नर्मदा नदी के बारे में अगर हम बात करते हैं, उद्गम कहाँ होता है, मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से इसका उद्गम होता है। अरब सागर में गिरने वाले प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, याद रखेंगे क्या है ये, मतलब अरब सागर में। तो ये अगर देखा जाए प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछे कि अरब सागर में, देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछेगा कि अरब सागर में गिरने वाले प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो वो ये नर्मदा नदी बताइएगा। गोदावरी वहाँ ऑप्शन में रहेगा, गोदावरी मत लगाइएगा, नर्मदा नदी, ठीक है। अब देखिए नर्मदा नदी, ये देखिए आपका ये विंध्याचल पर्वत है, और ये कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत है।
अब इसी विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। तो आपसे पूछेगा भ्रंश घाटी में कौन कौन सी नदी, देखिए यहाँ पर आपको तीन चीज़ें याद रखेंगे। कौन कौन सी नदी, एक नर्मदा नदी याद रख लेंगे, नर्मदा नदी के बाद तापी नदी याद रख लेंगे, नर्मदा हो गया, तापी हो गया, और एक दामोदर नदी याद रख लेंगे। ये तीन नदियाँ जो हैं ये भ्रंश घाटी में रिफ्ट वैली में बहती है। किस रिफ्ट वैली में, भ्रंश घाटी मतलब ये पहाड़ है, उसी के अंदर जगह बना है, उसी के अंदर बहती हुई जाती है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, लंबाई 1312 किलोमीटर, नदी ग्रहण क्षेत्र नदी ग्रहण क्षेत्र मतलब इसका एरिया कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर इसकी नदी, सहायक नदी, कहाँ कहाँ पर इसके सहायक नदी की सहायक नदी, उपनदी कहाँ कहाँ पर ये बहती है, तो ये याद रख लेंगे। 96,796 याद रख लेंगे, 96,796 वर्ग किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है। अब देखिए जबलपुर के निकट संगमरमर शैलों में नर्मदा नदी गहरे गार्ज में बहती है। यहाँ यह नदी तीव्र ढाल में गिरती हुई धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ये भी याद रख लेंगे कि धुआंधार जलप्रपात जो है वो किस नदी पर है, तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। तवा नर्मदा की सहायक नदी है, तो तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी है, याद रखेंगे। अब देखिए तापी नदी, जिसको ताप्ती नदी भी बोलते हैं, तो तापी और ताप्ती, देखिए उद्गम कहाँ, बैतूल जिला सतपुड़ा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। ये तापी नदी है, लंबाई 724 किलोमीटर, यहाँ पर अपवाह क्षेत्र है 65,145 वर्ग किलोमीटर। कहाँ कहाँ पर इसका अपवाह क्षेत्र है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से प्रवाहित होते हुए यह नदी अरब सागर में ज्वार नदमुख मतलब एस्चुरी का निर्माण करती है, ये तापी नदी। अब देखिए गोदावरी नदी, गोदावरी नदी जो सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबाई 1465 किलोमीटर है, याद रखेंगे। इसको दक्षिण की गंगा एनसीईआरटी में कहते हैं, और बूढ़ी गंगा, देखिए कावेरी को भी दक्षिण की गंगा कई बार बोला जाता है, लेकिन जहाँ तक आप एनसीईआरटी के सवाल है तो एनसीईआरटी ही बोलता है कि आपका दक्षिण की गंगा कौन सा है। सॉरी थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ, ये आपका हम क्या बता रहे थे कि एनसीईआरटी में दक्षिण गंगा, बूढ़ी गंगा कुछ भी दे आपको, मतलब एनसीईआरटी में यही आपका दक्षिण गंगा ही देगी कि दक्षिण की गंगा कौन सी, गोदावरी नदी है, इसको बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं। उद्गम कहाँ से होता है, त्र्यंबकेश्वर नासिक से इसका उद्गम होता है, मुहाना बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है, ये डेल्टा का निर्माण करती है, नासिक त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र इसी का है। अब देखिए इसकी द्रोणी कौन कौन सी है, द्रोणी मतलब कौन कौन से राज्य में ये मतलब कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित होती, ये ही याद रखेंगे, मतलब कौन कौन से राज्य से ये बहती है, और यहाँ पर जो वहाँ बहती या बहे या ना बहे, लेकिन वहाँ पर इसका वो मतलब चाहे उसकी ट्रिब्यूटरी हो, कुछ भी हो, उपनदी हो, वो आके मिलती है। तो वहाँ पर कहाँ, महाराष्ट्र ये लगभग 50%, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और पुडुचेरी एनम, यहाँ इसकी द्रोणी है। अब इसकी सहायक नदी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ जब त्र्यंबकेश्वर से निकलती है तो दूधना नदी इसकी सहायक नदी है। तो अब देखिए इस साइड कौन सा होगा, इस साइड आपका लेफ्ट होगा, ठीक है, और इस साइड क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि ये नदी ऐसे जा रही है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। तो पूछेगा, दो चीज़ें पूछता है कि उत्तर से कौन सी नदी आके मिलती है, या दक्षिण से कौन सी नदी आके मिलती है, या पूछे कि राइट से कौन सी नदी मिलती है और लेफ्ट से। जब दक्षिण या उत्तर एक याद कर लीजिए, चाहे आप राइट लेफ्ट याद कर लीजिए, चाहे उत्तर दक्षिण, तो हम राइट लेफ्ट याद करेंगे, फिर आप वहाँ समझ जाइएगा कि कौन से दक्षिण में जाएगी, कौन सी उत्तर में है। दूधना नदी आपका यहाँ से राइट इसकी ट्रिब्यूटरी है। परवरा नदी बहुत बार मूला नदी पूछा जाता है, परवरा नदी किसकी, ये गोदावरी की सहायक नदी है। मंजीरा नदी अहमदनगर बालाघाट की पहाड़ियों से निकलती है, यहाँ पर मिलती है। पूर्णा नदी है एमपी से, बैतूल से निकलती है, ठीक है। पेन गंगा है, वर्धा नदी है, वेन गंगा है, प्राणहिता है, ये सब नदी कहाँ से मिलती है, ये सब नदी यहाँ पर मिलती है गोदावरी में। तो पेन गंगा, वर्धा नदी, वेन गंगा और प्राणहिता, ये याद रख लेंगे। सरवरी नदी उड़ीसा से, याद रखिएगा।
इंद्रावती गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो अब पूछा जाएगा कि इंद्रावती किसकी सहायक नदी है। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मलगेर नदी बैलाडीला पहाड़ी से निकलती है, जो कि यहाँ पर सरवनी नदी उड़ीसा में मिल जाती है, और फिर ये सरवनी नदी कहाँ पे मिलती है? गोदावरी नदी में। तो ये याद रख, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेनगंगा, प्राणहिता, वर्धा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनता है। पूर्णा नदी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से परवरा भी, ठीक है, मंजीरा नदी भी, ये सब क्वेश्चन बनता है सहायक नदियों से। अब हम कृष्णा नदी की बात करते हैं। महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है कृष्णा नदी। इसकी जो राइट ट्रिब्यूटरी है कौन कौन सी है? तो कोयना नदी याद रखिएगा, वर्णा नदी याद रखिएगा, पंचगंगा नदी याद रखिएगा, घाट प्रभा नदी याद रखिएगा, माल प्रभा याद रखिए, तुंग और भद्रा मिलकर तुंगभद्रा बनाती है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कृष्णा की सहायक नदी कौन सी? तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। डोनी नदी है, डिंडी नदी है, नॉर्थ हिल और भीमा नदी, ये सब किसकी ने? कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी और मुनेरू किसकी सहायक नदी है? तो मूसी और मिनोरी किसकी है? ये आपकी कृष्णा की सहायक नदी है। तो कोयना नदी, वर्णा नदी, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, तुंग और डोनी, डिंडी, भीमा, नॉर्थ हिल, ये सब किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी नदी कृष्णा की, मुनेरू नदी, ये सब कृष्णा की सहायक नदी। सबसे ज़्यादा मूसी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोयना भी इम्पोर्टेंट है, और तुंगभद्रा, ठीक है। भीमा भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कृष्ण और भीम, देखिए ऐसे याद रखें, कृष्ण और भीम, जैसे कृष्ण लीला उला आप देखते होंगे, उसमें कृष्ण भीम ये सब नहीं रहते हैं। कृष्ण भगवान के साथ भीम, छोटे भाई, शायद बड़े भाई या छोटे भाई कुछ भी होंगे, तो याद रख लेंगे, वो भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए द्रोणी कहाँ पर है? महाराष्ट्र हुआ, कर्नाटक हुआ, तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश। द्रोणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसकी द्रोणी कहाँ, यहाँ पर इसकी द्रोणी अगर पूछेगा गोदावरी की, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन में पुडुचेरी कंफ्यूज करेगा, एमपी का कंफ्यूज करेगा, उड़ीसा कंफ्यूज करेगा, छत्तीसगढ़ कंफ्यूज करेगा, ठीक है, तेलंगाना ये सब नहीं कंफ्यूज करेंगे। एमपी, उड़ीसा, पुडुचेरी ये और छत्तीसगढ़ यही कंफ्यूज करेंगे, लेकिन ये भी याद रख लेंगे इसकी द्रोणी यहीं पर है। और यहाँ पर कृष्णा की द्रोणी तो याद ही होगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कृष्णा नदी जल विवाद किनके बीच है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र राज्यों के बीच कृष्णा नदी जल विवाद है। आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, अब तो इसमें तेलंगाना भी जुड़ गया है, ठीक है, तो वो भी याद रख लेंगे। तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र के मध्य है। अब देखिए महानदी, महानदी मध्य पूर्व भारत की नदी है। उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहवा पहाड़ी से निकलती है, निकलकर पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर मतलब इस साइड बहती है, यही निकलकर 851 किलोमीटर लंबी यह नदी है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में प्रवाहित होती है। कहाँ कहाँ पर? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। मुहाना पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, जहाँ पारादीप है वहाँ पर सेटेलाइट उलाइट्स वहाँ से छोड़ा जाता है, ठीक है, लॉन्च किया जाता है वहाँ पर, वहीं से ये है, ठीक है। तो ये पारादीप के पास बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल और जोंक, इसकी सहायक नदी बहुत बार पूछा जाता है महानदी की। तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। जोंक नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की, ठीक है। ईब नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। ईब अभी पूछा गया था, शायद कहाँ पे पूछा गया था, हाँ ईब आपका पूछा गया था अभी पीसीएस में ही पूछा गया था, पीसीएस 2024 में क्वेश्चन आया था ईब नदी, तो वहाँ पर शायद ईब नदी के अंतर्गत जो कोयला क्षेत्र है ये शायद पूछा गया था। आप क्वेश्चन देखेंगे, हमको याद नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, लेकिन ईब नदी आया था, कोयला क्षेत्र के अंतर्गत शायद पूछा गया था, ठीक है, लेकिन पूछा गया था ईब नदी, ठीक है। देखिए हमारे ये आपका नोट्स कब बना है? आपके पेपर के पहले का नोट्स बना है, लेकिन यहीं से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके नदियों से लगभग, एक तो डायरेक्ट आया था नदियों से, एक देखिए इनडायरेक्ट आया था, लेकिन तब भी यहीं से है। अगर ये यहाँ आप पढ़ लेंगे तो वहाँ वो क्वेश्चन कर लेंगे। अगर ईब नदी आपको पता चल जाएगा कि ये महानदी की, तो वहाँ तुरंत आप लगा देंगे। हसदेव, यहाँ याद रखिएगा हसदेव और शिवनाथ, ठीक है, तो हसदेव और शिवनाथ, ठीक। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ और बहुत सिंपल भी चीज़ें नहीं पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा मैं सोचता हूँ ये लेवल का ही सही रहे, क्योंकि सिंपल चीज़ें आप कर भी लेंगे तो उसका कुछ ज़्यादा
बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि वो सभी कर लेते हैं। ठीक है, तो तेल, जोक, ईब, हसदेव और शिवनाथ सहायक नदी है इसकी। कावेरी नदी देखते हैं। कर्नाटक के कोडागु की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, तो इसका सबसे पहले तो यही याद रख लेंगे, कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। अभी हमने नर्मदा नदी पर कौन सा जलप्रपात देखा था, धुआंधार जलप्रपात देखा था। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात है। इसकी सहायक नदी, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर इसके राइट में कौन सा, काबिनी, भवानी, नोइल और अमरावती ये है। और अमरावती और अकरावती इसी की सहायक नदी। अकरावती लेफ्ट से मिलती है, अमरावती राइट से। सिमसा, हेमावती, तो याद रखें जिसमें वती लगा हो, वह याद रखेंगे कभी भी जिसमें वती लगा हो, क्योंकि वती और कहीं नहीं लगा है, देखिए यहाँ भी कहीं पे वती नहीं लगा है। और लास्ट में गंगा अगर जिसमें लगा हो, गंगा नदी, गंगा देखिए, बेन गंगा, पेन गंगा, ठीक है, जिसमें गंगा लास्ट में लगा हो वो किसकी है, वो आपका इसकी सहायक नदी है। लेकिन अगर जिसमें लिखा लगाया गया हो कि जिसमें ये आपका वती लगा हो, तो वती जिसमें लगा हो वो कौन सा है, कावेरी की सहायक नदी है। तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में ये मिलती है, तो याद रखिएगा कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलकर तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में क्या करती है, बहती है। तो कावेरी नदी कहाँ कहाँ पे, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से होकर बहती है। ये बीपीएससी 1997 में क्वेश्चन पूछा गया था। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, देखिए कर्नाटक, ये देखिए मैप में देखते हैं, कावेरी ये आपका कर्नाटक हो गया, ठीक है, ये आपका केरला हो गया और ये तमिलनाडु। केरला में आपका इसकी सहायक सहायक नदी जाती है, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नदियों की लंबाई, गोदावरी, सब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेंगे कि नदियों की लंबाई में अगर हम देखते हैं इधर कौन से सबसे, IAS 2003 का क्वेश्चन ये है कि नदियों, तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है। फिर कृष्णा नदी है, गोदावरी 1465 किलोमीटर है, ये सब जानते होंगे, इसको नहीं याद करिए क्योंकि सबको पता है गोदावरी भारत की दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, सहायक नदी है। लेकिन अगर हम पूछें कृष्णा नदी, तो कृष्णा नदी और आपको किस में कन्फ्यूज करेंगे, नर्मदा नदी, क्योंकि इनकी दो लंबाइयाँ लगभग सेम ही है। तो दोनों को याद रखिएगा, सिर्फ पहले कृष्णा नदी बड़ी है फिर नर्मदा नदी याद रख लेंगे। कृष्णा बड़ी है फिर नर्मदा है। गोदावरी तो याद ही रहेगा, कृष्णा, नर्मदा, फिर महानदी 851 किलोमीटर, फिर ताप्ती 724 किलोमीटर। ताप्ती का नाम भी छोटा है, ये देखिए नाम भी छोटा है, तो सबसे छोटी नदी इन सब में याद रख लेंगे। तो ताप्ती नाम भी छोटा है, सबसे छोटी नदी। गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती, ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पर ये पूछा जाता है कि उत्तर से दक्षिण का की ओर क्रम बताइए। तो पहले ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये आपका घटना चक्र के ही मैप से ही है। स्वर्ण रेखा नदी, ये देखिए स्वर्ण रेखा नदी यहाँ पर है। इसके बाद उसके नीचे आएंगे तो महानदी पड़ जाएगा। महानदी के बाद गोदावरी नदी याद रख लेंगे। गोदावरी नदी के बाद नीचे कृष्णा नदी आ जाएगी। भीमा किसकी सहायक नदी, कृष्णा की, याद रखिए। इसके बाद आपका पेन्नार नदी आ जाता है, पेन्नार, उत्तरी पेन्नार, दक्षिणी पेन्नार। फिर कावेरी नदी आ जाता है, फिर बैगई नदी आ जाता है। तो सुवर्ण रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगई, ये नदियाँ उत्तर से दक्षिण की क्रम में याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नदी, अब देखिए ये तो याद हो गया। अब यहाँ ये भी याद रख लेंगे, सिंधु नदी, पहले झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर सतलज, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ऐसे ये भी याद रखेंगे। अब देखिए केरल में पूर्व की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियाँ पंबार, भवानी और काबिनी। अब देखिए केरल में पूर्व की तरफ, जैसे केरला है तो ये केरला है आपका, सब सोचेंगे कि ये पश्चिम की तरफ लगभग सभी नदियाँ क्या हो रही है, प्रवाहित, लेकिन कुछ नदियाँ जो पूर्व की तरफ प्रवाहित हो रही है उसमें पंबार है, भवानी है, काबिनी है। तो याद रखेंगे ये केरल में पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। महानदी का बेसिन का विस्तार कितना है, तो महानदी बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, तो ये तो दोनों याद ही रहेगा, इसमें नहीं याद करना है। झारखंड, महाराष्ट्र और एमपी। अब देखिए अभी हमने ऊपर क्या पढ़ाया था, ये बहती कहाँ कहाँ से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, लेकिन अगर बेसिन जब पूछ लेता है तो तीन और जुड़ जाता है, झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी। बेसिन मतलब क्या होता है, इसकी जो उप नदी, सहायक नदी है, वो सब भी आके यहीं इस झारखंड से होके आती होगी,
महाराष्ट्र से आती होगी, एमपी से आती होगी, तब जाके ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा में मिलती होगी या महानदी में मिलती होगी। ठीक है, तो ये याद रख लेगा महानदी बेसिन का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्र कितना है, 1,41,589 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्र है। नर्मदा बेसिन का विस्तार कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। तो याद रखिएगा नर्मदा बेसिन का विस्तार है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र। 98,776 वर्ग किलोमीटर इसका वो है एरिया है। कावेरी बेसिन का है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु और पुडुचेरी है। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी 81,000 इसका बेसिन याद रख लेंगे वर्ग किलोमीटर। ताप्ती का बेसिन कितना है, 65,000 लगभग है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और गुजरात, 3 स्टेट में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तो ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये। अब यहाँ पर देखिए कुछ अन्य नदी देख लेते हैं जो यहाँ पर है। अब देखिए अन्य नदियों में यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका विवाद अभी बहुत ज़्यादा चला था, पहलगाम जो अटैक हुआ था ना। तो ये देखिए यहाँ पर आपका कौन सा नदी है, यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला जा रहा है, ये वाला, ये रेड वाला हम जो खींच रहे हैं अभी, ये आपका ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी इधर इसके नीचे झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर सतलज, ये नदी याद रख लेंगे। जिनसे झेलम, चेनाब, रावी, सतलज ये वाली नदी है। कहाँ पे सब मिलती है, तो मीठन कोट के पास ये मिल जाती है। अब देखिए यहाँ देखिए सतलज नदी है का उद्गम होता है। ठीक है, सतलज नदी, फिर मानसरोवर झील और राकसताल झील। तो सतलज, मानसरोवर, राकसताल, ये देखिए ये तीनों ग्लेशियर झीलें हैं। अब यहाँ देखिए सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ये कहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी आरओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो सतलज नदी। ट्रांस हिमालय नदी है, कौन सी है, सतलज नदी। तो सतलज नदी कौन सी है, एक ट्रांस हिमालय नदी है, याद रख लेंगे। सतलज नदी ट्रांस हिमालय नदी है, यूपीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये याद रख लेंगे। कौन सी नदी हिमालय की सभी श्रेणियाँ काटती है, सतलज नदी। ट्रांस हिमालय नदी कौन सी है, सतलज नदी। रावी सतलज की सहायक नदी नहीं है, याद रख लेंगे। रावी सतलज की सहायक नदी नहीं है, यह उप सहायक नदी है। यूपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। रावी सतलज की सहायक नदी नहीं है, यह उप सहायक नदी है। मतलब इसकी एक सहायक नदी, उसके बाद एक सहायक, तब जाके ये मिलती है। तो याद रखिएगा रावी सतलज की सहायक नदी नहीं है, उप सहायक नदी, यूपीपीसीएस 2021 में। सतलज की सहायक नदी कौन सी है, सतलज की सहायक नदी वास्पा है, स्पीति है और ब्यास है। वापसा, स्पीति और ब्यास सतलज की सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कोसी नदी के बारे में देखते हैं। कोसी नदी का उद्गम 7 धाराओं से होता है, सुनकोसी, अरुण कोसी और तिमोर कोसी, ये प्रमुख है। 7 धाराओं में ये तीनों प्रमुख है, सुनकोसी, अरुण कोसी, तिमोर कोसी। देखिए आप भी देख रहे होंगे, जो भी चीज़ें आप नहीं पढ़े होंगे वो सब यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है। यह नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए तथा आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। लंबाई 720 किलोमीटर है। कुर्सेला, कटिहार के समीप यह गंगा से मिल जाती है। तो याद रखिएगा कुर्सेला और कटिहार के समीप यह गंगा से मिल जाती है। बिहार का शोक कहा जाता है, इसको पहले ही देख लिए हैं। दामोदर नदी के बारे में हम देख लेते हैं। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा और ताप्ती भी रिफ्ट वैली में। तो भारत की ये 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली में प्रवेश कर बहती हैं। तो अभी तक आपने सिर्फ नर्मदा और ताप्ती सुने होंगे, लेकिन याद रख लेंगे ये बीओ में क्वेश्चन आया है। 2019 में जो बीओ का पेपर हुआ था उसी में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी में। तो वहाँ पर अगर ऑप्शन नर्मदा ताप्ती ना दिया रहे, दामोदर दिया रहे, तो आप लगा देंगे। दामोदर नदी अंत में रूपनारायण नदी के जल को संग्रहण करती है हुई कोलकाता में के 55 किलोमीटर दक्षिण में हुगली से मिल जाती है। तो ये किसकी सहायक नदी है, हुगली की सहायक नदी है, ये याद रख लेंगे। अब देखिए लंबाई कितना है, 592 किलोमीटर। एडन नहर वर्ष 1938 में दामोदर नदी से निकाली गई थी। तो एडन नहर जो है ये दामोदर नदी से निकाली गई थी। दामोदर नदी गिरिडीह
ये 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह दुर्गापुर के बीच है। मतलब गिरिडीह से दुर्गापुर के बीच में कितना है, 300 किलोमीटर लंबा मार्ग है जो जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल बन गई है। ठीक है, तो ये एक जैविक मरुस्थल बन गई है, इसको बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो गिरिडीह से दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर है जो अब बायोलॉजिकल मरुस्थल बन गई है। ये याद रखिएगा, दामोदर नदी के कारण ही। इसकी सहायक नदी कौन से, बराकर नदी, जमुनिया नदी और बरकी नदी इसकी सहायक नदी है। तो कौन कौन सी सहायक नदी हैं दामोदर की, बराकर, जमुनिया और बरकी नदी इसकी सहायक नदी है। हागरी या बेदावथी नदी कौन सी, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए तुंगभद्रा में मिल जाती है। हागरी नदी और बेदावती, हांगरी नहीं पढ़िएगा, हागरी नदी और बेदावती, नहीं तो हुगली से कंफ्यूज हो जाइएगा। ये यूपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हागरी और बेदावती नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती हुई तुंगभद्रा से मिल जाती है, मतलब सहायक नदी है। बेदा नदी ये देखिए, और अवथी नदी, बेदावती नदी और बेदा नदी, हागरी नदी। ठीक है, बेदावती नदी मिल जाती, बेदा और अवथी नदी मिलकर बेदावती नदी मिलती है, और एक हागरी नदी भी है। झेलम नदी स्रोत कहाँ से है, बेरी नाग जल स्रोत है, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए बुलर झील में मिल जाती है। तो बेरी नाग जल, ये जो झेलम नदी है ये स्रोत बेरी नाग जल स्रोत है, उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए बुलर झील से मिल जाती है, याद रख लेंगे। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो याद रखिएगा, जो श्रीनगर शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। तो झेलम और रावी जो है वो कहाँ मिल जाती है, वो पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिलती है, ये याद रख लेंगे। तो झेलम और रावी नदी कहाँ पर, पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है। सहायक नदी कौन है, किशन गंगा, नीलम पाकिस्तान में। तो ठीक है, तो किशन गंगा इसकी सहायक नदी है, नीलम इसको पाकिस्तान में बोला जाता है, किशन गंगा को। ठीक है, तो झेलम की सहायक नदी कौन है, किशन गंगा, चिनाब में मिलती है, इतना याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, चिनाब नदी चंद्रा नदी और भागा नदी चंद्रताल के निकट ग्लेशियर से होता हुआ है, और भागा का उद्गम बारालाचा के निकट हुआ है। तो दोनों तंडे में के निकट चंद्रा और भागा का संगम होता है, जिससे क्या हो, यहाँ पर चंद्र और भागा का संगम होता है। यह नदी लाहौल क्षेत्र में बहती हुई, बीपीएससी 2020 में मिलती पूछा गया है। तो यह नदी कहाँ पर, लाहौल क्षेत्र में बहती है। अब हम देखते हैं यहाँ पर लूनी नदी। लूनी नदी भूमि संबंधित यह नदी है, उद्गम अरावली श्रेणी से होता है, मुहाना कच्छ के रन में दलदली क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती है। मतलब यह समुद्र में नहीं जाती है, दलदली क्षेत्रों में ही विलुप्त हो जाती है। इसका संपर्क समुद्र में नहीं हो पाता है। रन के स्थान पर खाड़ी लिखने पर आंसर गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। यह कच्छ की खाड़ी में नहीं जाकर, अगर कच्छ की खाड़ी में जाकर अगर हम, वहाँ पर पेपर में यही पूछा गया था, इसलिए हमने यहाँ रेड कलर से लिख दिया है। अगर आप कहेंगे कि ये कच्छ की खाड़ी में जाकर मिल जाती है तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि कच्छ की खाड़ी में जाकर मिलने का मतलब ये समुद्र में जाकर मिल जा रही है। यह कच्छ के रन में जाकर मिलती है। ठीक है, कच्छ का रन वहाँ दलदली एरिया है, वहाँ पर वहीं पर जाकर मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए मीठी जल ऊपरी भाग। अब देखो जो लूनी नदी है, पहले ही जब ये निकलती है यहाँ से अरावली श्रेणी से, तो मीठा जल होता है ऊपरी भाग में, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है इसमें खारा जल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती है, इसका आधा तो जल ऊपर ही वाष्प हो जाता है, फिर जो बचता है वो उसी रेगिस्तान में ही विलुप्त हो जाता है। तो खारा जल निचले भाग में, तो वो जाते जाते खारा हो जाता है जल। तो अगर मीठा जल ऊपरी भाग में जब अरावली से निकलती है, जैसे मान लीजिए ये अरावली पर्वत है, यहाँ से निकल रही, तो यहाँ तक तो मीठा जल हो गया, लेकिन फिर यहाँ से जब ये चलता है इधर इधर, यहाँ से क्या होगा, खारा जल हो गया। तो ये याद रखिए, लूनी नदी की विशेषता है। श्योक, जास्कर, स्पीत और सतलज, नॉर्थ टू साउथ ये अलग है, याद रख लेंगे। नॉर्थ से साउथ का अगर आपको पूछे तो कौन कौन से हैं, पहले श्योक आ जाएगा, फिर आपका जास्कर आ जाएगा, फिर स्पीति आ जाएगा, फिर आपका सतलज आ जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेंगे, श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज, ये हो गया। श्योक नदी काराकोरम क्षेत्र में बहती हुई मृत्यु नदी के नाम से जाना जाता है श्योक नदी को।
इसका पीडीएफ अगर चाहिएगा तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और पीडीएफ आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, कोई पैसा नहीं लिया जाता है। मेरे चैनल पर लगभग मैं 1 साल से ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको कोई पैसा अभी तक नहीं लिया गया, फ्री ऑफ कॉस्ट ही पढ़ाया जाता है। और बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाता भी नहीं, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट होती है वही है। लेकिन क्या होता है, कुछ लकी कहिए, जो मैं पढ़ाता हूँ वो क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, आप मिला भी सकते हैं। आप आरओ का पेपर जो हुआ था पीसीएस में बहुत ज़्यादा तो नहीं फंसा था क्वेश्चन, 50+ ही क्वेश्चन थे, लेकिन आपका आरओ में लगभग 90-80+ क्वेश्चन फंस गए थे। ठीक है, आप मिला भी सकते हैं, जो भी आपके चैनल पर सब वीडियो पड़ी हुई हैं जाके मिला सकते हैं। मैं मिला के दिया हूँ, एक वीडियो भी बना दिया था। और करंट अफेयर भी लगभग इस बार हमारा जो पीसीएस प्री हुआ था, मतलब मैं खुद से करंट अफेयर नहीं पढ़ाता हूँ, वो जो आय दृष्टि होता है, घटनासार होता है, उसी से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन फंसा था। आप एक वीडियो पढ़ा है, वहाँ से मैं प्रूफ के साथ दिखा दिया हूँ। ठीक है, तो घटनासार और आय दृष्टि से ही आपका क्लियर हो जाता है पीसीएस चाहे आरओ हो। जास्कर श्रेणी गहरे गार्ज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भागों से बहती हुई है। ठीक है, मतलब अगर आपको फ्री कोई चीज़ मिल रहा है तो आपको पैसा जब नहीं देना पड़ रहा है तो सिर्फ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए करिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम कुछ देखते हैं, कुछ प्रमुख छोटी नदियाँ देखते हैं। जैसे तेल नदी, हमने बताया था तेल नदी किसकी सहायक नदी है। तेल नदी महानदी की सहायक नदी है। तो महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। मीठी नदी किसकी सहायक है, मुंबई स्थित बिहार झील से निकलती है, मुहाना अरब सागर में जाकर मिलती है। आरओ यारो 2014 का क्वेश्चन है। तो आपसे कोई पूछेगा मीठी नदी, ये टफ क्वेश्चन बनाएगा, तो ये देखिए आपका टफ क्वेश्चन बना है मीठी नदी। कापली नदी कौन से, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी के तट पर स्थित है। जो आपका पहले ही एक कामरूप नगर था, ये इसी के तट पर। माही नदी उद्गम एमपी में है, मुहाना खंभात की खाड़ी में। माही नदी एमपी में, मतलब उद्गम एमपी से होता है, मुहाना खंभात की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी वहाँ देगा, मत लगाइएगा, ऐसे ही कंफ्यूज करेगा कि माही नदी का उद्गम मतलब मुहाना कच्छ की खाड़ी में, गलत। माही नदी का उद्गम खंभात की खाड़ी में है। संकोश नदी यूपीपी से 2007 में पूछा था। भूटान से उद्गमित होती हुई या असम में पश्चिम बंगाल में सीमा बनाती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो संकोश नदी भूटान से उद्गमित होती हुई असम पश्चिम बंगाल में सीमा बनाती हुई ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। संकोश नदी याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, झेलम नदी बेरीनाग से निकलती है, और तिब्बत और मानसरोवर झील के निकट से सिंधु नदी का होता है, अरब सागर में मिलती है। छोटा नागपुर पठार से दामोदर कोयल सूर्यरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। चाहे दामोदर हो, चाहे कोयल नदी हो, चाहे सूर्यरेखा हो, या छोटा नागपुर पठार के पठार से निकलती है। तो दामोदर, कोयल और सूर्यरेखा, ठीक है, छोटा नागपुर पठार के एरिया से निकलती है। हिमालयी नदियाँ 12मासी होती है। हिमालयी नदियों की ढाल अधिक खड़ी होती है, जैसे हिमालय से ना एकदम खड़ी ढाल होती है पूरा। और जो प्रायद्वीपीय नदी होती है एकदम ऐसे ऐसे ढाल होती है, बहुत मंद मंद। अपने रास्ते में अधिक क्षरण करती है, हमने बताया था कि बहुत ज़्यादा ये काट छाट करती हुई आती हैं। प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर करती हैं। मंद ढाल होता है, कम क्षरण होता है। तो मंद ढाल होता है और कम क्षरण होता है, ये हमेशा वर्षा पर ही निर्भर करती हैं। सिंधु हो गया, सतलज हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया। ये याद रखिएगा, सिंधु सतलज झेलम चेनाब रावी। रावी और झेलम चेनाब नदी में मिल जाती है। देखिए आपका रावी हो गया और झेलम हो गया, ये कहाँ पे मिल रही है, देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक, ये झेलम हो गया और रावी हो गया, कहाँ पे, चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब सतलज नदी में, सतलज सिंधु नदी में। अब देखिए, अब ये चेनाब देखिए, झेलम हो गया और रावी हो गया, ये कहाँ मिला, ये चेनाब में मिला। ये देखिए दोनों, ये आ रहा है और ये आ रहा है, एक मिनट, ये वाला यहाँ, ये वाला आ रहा है, ये इधर आ गया, ये चेनाब नदी बीच से आ रही थी, यहीं पे मिल गया। अब यही चेनाब नदी जाके यहाँ कहाँ मिल रहा है, सतलज में। देखिए चेनाब सतलज में जाके मिल गया, अब फिर सतलज जाकर यहाँ पर सिंधु में मिल गया, मतलब सब जाके मीठनकोट में मिल गया। दूध गंगा नदी जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दो जगह है,
कि दूध गंगा नदी एक महाराष्ट्र में भी है, एक उत्तराखंड में भी है, एक जम्मू कश्मीर में है। तीनों जगह इसी नाम से एक नदी बहती है जिसको दूध गंगा। यूपीपीसीएस में 2015 में पूछा था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जम्मू कश्मीर को सही उत्तर माना है। तो याद रखेंगे, जो उत्तर प्रदेश हमारा लोक सेवा आयोग है उसने जम्मू कश्मीर दूध गंगा नदी को सही माना है। ठीक है, लेकिन आपका महाराष्ट्र में भी दूध गंगा नदी है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में भी है। किशन गंगा, गंगा, बेन गंगा, पेन गंगा। अब यहाँ देखिए, बेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है, ये याद रख लेंगे। उत्तर से दक्षिण नदियों का जो क्रम है यही पूछा गया था। आईएएस 1996 में क्वेश्चन यही पूछा गया था। ठीक है, किशन गंगा पहले उत्तर में पड़ता है, फिर उसके नीचे दूसरा आपका गंगा पड़ता है, किशन गंगा के बाद फिर गंगा पड़ता है, फिर आपका बेन गंगा पड़ता है। ठीक है, फिर आपका पेन गंगा पड़ता है। तो किशन गंगा, गंगा, बेन गंगा, जिसमें गंगा लास्ट में लगा है वही पूछ लिया गया था आईएएस में कि इसका सीक्वेंस बताइए उत्तर से दक्षिण में। तो उत्तर से में किशन गंगा, फिर गंगा, फिर बेन गंगा, फिर बेन गंगा, फिर पेन गंगा। ठीक है, सॉरी। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियाँ ब्यास हो गया, चिनाब हो गया, रावी, सतलज और यमुना। हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पर नेपाल है, ये काठमांडू है, ये आईएएस 1997 में पूछा था। पहले देखिए यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, पूछा गया था ये इस साइड से इस साइड की नदी बताइए। तो इधर कोसी नदी पहले है, फिर आपका ये गंडक है, फिर घाघरा है, फिर गोमती है। ठीक है, तो ये पूछे मतलब वहाँ आईएएस में क्या होता है, ऐसे एक मैप बना दिया जाता है। ठीक है, आप आईएएस का पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो वहाँ मैप बना दिया जाएगा, वहाँ 1 लिख दिया जाएगा, 2 लिख दिया जाएगा, 4 लिख दिया जाएगा, 3 लिख दिया जाएगा। पूछेगा कौन कौन सी नदी ये हैं। तो ऐसे मैंने यहाँ बना भी दिया। इधर एक जो लिखा था ये कोसी नदी है, गंडक पे 4 नदी है, घाघरा याद रखें, गोमती याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं दोआब और नदियाँ। बिष्ट दोआब, बारी दोआब और रचना दोआब आपका, और चाज दोआब। जो बिष्ट दोआब होता है ब्यास और सतलज के मध्य होता है, याद रखिए। बारी दोआब किसके मध्य होता है? रावी और ब्यास के मध्य बारी दोआब। देखिए, रावी और ब्यास, रा से रावी या बारी मतलब है ना, बारी लिखा गया ना, तो रा से रावी हो गया, बा से ब्यास हो गया, तो ये ऐसे दोनों दोआब हो गए। तो बिष्ट मतलब ब्यास, बी माने ब्यास, बी से आधा सा मल सतलज लिख दीजिए, ऐसे ऐसे पढ़ लीजिए करिए। ठीक है, अब देखिए रचना से, रा से क्या हो गया? रा से रावी हो गया। ठीक है, चा से चेनाब हो गया। रावी और चेनाब के बीच कौन सा हो गया? ये कौन सा रचना दोआब होगा? चाज हो गया। चाज से आपका चिनाब हो गया। ठीक है, ये चाज से चिनाब हो गया, और जा से आपका झेलम हो गया। तो झेलम, तो चिनाब और झेलम के मध्य है, तो ये याद रख लेंगे बस। खारी नदी, खारी नदी ब्यास नदी की सहायक नदी है, बनास चंबल की है, यमुना की, और यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, खारी नदी किसका है? बनास की सहायक नदी है, बनास चंबल की सहायक नदी है, और चंबल यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की। देखिए कितना अच्छा से लिखा गया है सभी की। देखिए अगर पूछे खारी किसकी है तो खारी बनास में बताइएगा, बनास किसका है तो बनास चंबल की है, चंबल किसका है? चंबल यमुना का है, यमुना किसका है? यमुना गंगा का है। पूरा सीक्वेंस बता दिया गया है। त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नदी में गंडक नदी से पानी आता है। तो याद रखिएगा, त्रिवेणी नदी में कहाँ से पानी आता है? गंडक नदी, वो आगे ही बताएं। पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में स्थित है। यह कहाँ पर है त्रिवेणी नहर? पश्चिमी चंपारण जिला बिहार में स्थित है। यूपी में राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर है। यूपी से 2006-2015 के क्वेश्चन आया हुआ, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन ये बन जाता है। तो यूपी में राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर से दक्षिण नदियाँ कौन सी हैं? श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज उत्तर से दक्षिण नदियाँ हैं, ये याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज उत्तर से दक्षिण की नदियाँ हैं। मुख्य नदी और सहायक नदी, कृष्णा की सहायक नदी कौन से? भीमा है, कृष्ण और भीम। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता, पहले ये गंगा की थी, अब ये ब्रह्मपुत्र की। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, सबसे बड़ी सहायक नदी इंद्रावती है गोदावरी की, याद रख लेंगे। यमुना की सहायक नदी चंबल है। बस अब यहाँ पर आपका नदियों से जितना भी टॉपिक था आपका पूरी तरह से ख़त्म हो गया। यहाँ से अधिक नदी आपसे नहीं पूछे जाएगा, पेपर देकर आइएगा। यहाँ से अगर आप ज़रूर मिलाइएगा, अगर आपके पेपर में नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आया होगा तो एक बार ज़रूर आके मिलाइएगा कि यहाँ से क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया आया कि नहीं आया।
क्योंकि हमने कोई भी नदी छोड़ा ही नहीं है। लगभग सभी नदियों को हमने कवर कर दिया जो इम्पोर्टेंट नदियाँ थी। ठीक है, बस इतना ही आपके लिए। अगर इसको चाहिएगा PDF तो टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिएगा। जय हिंद, जय भारत।